जब से ईरान वॉर चालू हुआ है तब से पूरी दुनिया को पता चल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या चीज़ है एंड कैसे वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, कर रही है। अगर इंडिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ विच जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग ईरान, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू ही गुजरता है। तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। वैसे तो इस टॉपिक पर हम पूरे डिटेल वीडियोस बनाते हैं कि वॉर पे क्या हो रहा है, पर आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली कि हम पर क्या इंपैक्ट आएगा, एज इंडियंस हम पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की। इंडिया 90% ऑफ इट्स एनर्जी इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट इंडिया का जो 30 to 50% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू। तो देखो, क्रूड ऑयल आता है, यहाँ पे रिफाइन होता है एंड उसके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेजरली जो होता है वो होता है पेट्रोल एंड डीजल एंड 42% ऑफ एलएनजी जो हमारे यहाँ आता है वो कतर के थ्रू आता है। एंड एलएनजी जो हमारे यहाँ यूज होती है वो ज्यादातर यूज होती है जो कुकिंग गैस जो आप यूज करते हो, जो सिलेंडर में मिलती है, उसमें, पावर में एंड इंडस्ट्री के सेक्टर्स में भी यूज होती है। अब देखो, फ्यूल शॉर्टेजेस ऐसी बन चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं इमरजेंसी मेजर्स, सिमिलरली फिलीपींस के अंदर, सिमिलरली श्रीलंका के अंदर। तो एक क्यूआर बेस्ड सिस्टम बना दिया है उन्होंने जो बेसिकली राशनिंग का सिस्टम है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही इफेक्ट हो रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी काफ़ी बुरा हाल है। आयरलैंड के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट चालू हो गई है क्योंकि फ्यूल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि एग्रीकल्चर भी वायबल नहीं है वहाँ पर आज के डेट में। ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल क्राइसिस चल रही है। साउथ कोरिया में तो अलग अलग टाइप के सिस्टम चालू कर दिए हैं, सच एज ऑड इवन लिमिटेड पार्किंग एक्सेस दे दिया है प्राइवेट व्हीकल्स को। अगर इंडिया की बात करें तो आपने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये सब चीज़ें नहीं बताती कि किस तरीके से जो एलपीजी क्राइसिस है वो माइग्रेंट वर्कर्स को हिट कर रहा है। चाहे वो नोएडा हो जहाँ पे हमने इस टाइप की प्रोटेस्ट देखी, चाहे सूरत हो, हर जगह इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं कि लोगों को लग रहा है वहाँ रुकना वायबल ही नहीं है। तो वो लोग, जितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो अपने जॉब छोड़ छोड़ के अपने गाँव जा रहे हैं। बेंगलोर की बात कर लो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले है एलपीजी डिलीवरीज को लेके एंड इनफैक्ट गैस शॉर्टेजेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि रेस्टोरेंट्स को तो मिल ही नहीं रही। एज अ रिजल्ट जो हमारा शुगर का, एडिबल ऑयल का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा घट चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया तो इमीडिएटली थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि देखो ट्रांजिट होने में टाइम लगता है। लकीली हम इंडिया में हैं तो हमारे यहाँ से उधर का ट्रांजिट टाइम सिर्फ 5 to 6 डेज है। एंड देखो, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा एकदम से तो भाई रिकवरी पूरी हो जाएगी। जैसे कि अगर एलपीजी की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल लगेंगे रिकवर होने में। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, बहुत सारी एनर्जी फैसिलिटीज़ को अटैक किया गया है। वैसे हमने टॉपिक पूरे अपने डिटेल में किया हुआ है कवर, बट यहाँ पे कतर गैस फैसिलिटी की बात करते हैं तो ईरान ने उसको हिट किया इन रिटेलिएशन टू यूएस इजरायली स्ट्राइक्स। पेट्रोल डीजल की बात करें तो रिलायंस ने राशन करना चालू कर दिया था अपने फ्यूल स्टेशंस पे, फिर बाद में उनको लगा कि यार पैनिक होने लगा है तो फिर मे बी ये रिवर्स कर दिया था बाद में डिसीजन। पर आप ये जो नेक्स्ट खबर सुनोगे होश उड़ जाएंगे, मुझे तो डबल चेक करना पड़ा ये चीज़। अगर सरकारी कंपनीज की मानो तो ये बता रहे हैं कि अंडर रिकवरीज हुई हैं 24 रुपए पर लीटर पेट्रोल की एंड 105 रुपए पर लीटर डीजल की। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनता है, उस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस बढ़ना चाहिए था 24 रुपए पर लीटर एंड डीजल मिलना चाहिए था 105 रुपए पर लीटर एक्स्ट्रा में। इसका मतलब जो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़े हैं, अगर ये फुली पास थ्रू होते हैं कस्टमर को, तो जो आपका पेट्रोल का प्राइस है वो हो जाएगा 120 रुपए प्रति लीटर एंड जो आपका डीजल का प्राइस है वो हो जाएगा रफली 190 रुपए प्रति लीटर। बुश! इतने में ही इकोनॉमी की हालत ऐसी खस्ता हो जाएगी, क्योंकि देखो फ्यूल यूज होता है इन एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब आप इमेजिन करो जो गुड्स हैं, जो भी सामान है जो आप खरीद रहे हो, उसके भी तो प्राइसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या राशनिंग हो सकती है हमारे यहाँ? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब डेवलप्ड कंट्रीज के ये हाल हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुला है, ठीक है? वहां पे जिस तरीके से रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब उतना पेट्रोल ही नहीं बन पाएगा, तो ट्रांसपोर्ट करने की तो बात छोड़ ही दो। एंड देखो, सिंपल मैथ है, अगर आप गणित को समझो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद रहने से 11 मिलियन बैरल्स पर डे, ये पूरे ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, इतना फ्यूल वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। जो ये बता रहे हैं अबाउट 10% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई साइड से डिसरप्शन है कि भाई पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। जब कोविड लॉकडाउन में पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन था, तब पता है ग्लोबल डिमांड जो थी वो कितनी घटी थी? वो घटी थी बाय 8 मिलियन बैरल्स पर डे। एंड आज के डेट में हम बात कर रहे हैं 11 मिलियन बैरल्स पर डे की। कोविड के टाइम पे डिमांड शॉक था,
क्योंकि डिमांड नहीं थी उतनी, आज के डेट में सप्लाई शॉक है। तो इसका मतलब फुल लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है पूरी दुनिया में। अब हमें बताया जाता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो है 60 डेज। देखो ऐसा है नहीं। जो राज्यसभा में ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो ये बता रहे हैं कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की वो है 5.33 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल, वेराज हमारे पास उसका सिर्फ 2/3 है, मतलब 3.37 मिलियन टन। 3.37 मिलियन टन का मतलब है 24.94 मिलियन बैरल्स रफली। अपन राउंड फिगर इसको 25 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा कंजम्पशन है हर रोज का वो है अराउंड 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितना है, 4.5 दिन का है हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व। एंड देखो ऐसा मत सोचो कि नहीं इस चीज की तो किल्लत हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। किसी ने सोचा था कोविड जैसे दिन भी देखने को मिलेंगे। एंड अब ये देखो हमारे यहाँ पे इंटरनेट तो इस चीज के लिए रो रहा है कि भाई डाइट कोक नहीं मिल रही। एंड आपको पता है डाइट कोक क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो एल्यूमिनियम कैन्स हैं उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या उसका सप्लाई ही नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब सिर्फ डाइट कोक तक सीमित नहीं है, कोक वोक ये सारी चीजें जितनी भी ये एल्यूमिनियम कैन्स में बिकती हैं ये सब नहीं मिल पाएंगी आपको अगर सिचुएशन सुधरी नहीं तो क्या रुपया और डिक्लाइन कर सकता है? देखो हम एक्सपर्ट नहीं है पर इतना आपको जरूर बता सकते हैं कि अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी जो रुपये की वैल्यू है वो बढ़ेगी। पर आज के डेट में क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, हम वेस्ट एशिया में जितना भी गल्फ कंट्रीज को एंड ईरान को जितना भी एक्सपोर्ट करते थे वो ऑलमोस्ट ठप पड़ गया है। अब इंडिया की अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो काफी चंक हमारा एक्सपोर्ट जाता था वेस्ट एशिया में, ठीक है। एंड अगर मार्च 2026 की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो गिर चुका है बाय अबाउट 58%। एंड जो हम वहां से इंपोर्ट करते थे मेजरली एनर्जी प्रोडक्ट्स फ्यूल वगैरह वो घट चुका है बाय अबाउट 51.64%। एंड ये मार्च की बात हो रही है। अगर आपके पास अच्छे फॉरेन रिजर्व्स हैं तो वो भी आपके करेंसी को क्रेडिबिलिटी देता है। इंडिया रिसीव करता है ऑलमोस्ट 119 बिलियन डॉलर्स जो बाहर से बेसिकली फॉरेन रेमिटेंसेज हमारे यहाँ आते हैं। एंड इसमें जो गल्फ रीजन है दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 34%। अब इंडिया के फॉरेन रेमिटेंसेज काफ़ी घट सकते हैं, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी क्योंकि अगर मान लो आपका रुपया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 60 रुपीज़ था, आज के डेट में 90 रुपीज़ है, तो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो ज़्यादा महंगा हो गया ना, तो ज़्यादा महंगा हो गया तो इन्फ्लेशन है इसका मतलब। अब गल्फ कंट्रीज में तो हालत देखो बहुत ही खस्ता है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है एंड हम बनाएंगे। इसका मतलब वहाँ पे जितने भी इंडियंस एम्प्लॉयड है वहाँ पे पैसे कमा के इधर भेज नहीं सकते। इसका मतलब फॉरेन रेमिटेंसेज जो अभी हमारी वहाँ से आ रही है वो काफ़ी घट जाएंगी। इसका मतलब रुपये और डिप्रिशिएट कर सकता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इससे जो आ सकती है वो आ सकती है अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर वो सब लोग यहाँ पे आएंगे तो क्या हमारे देश में जॉब्स हैं इन लोग को देने के लिए? अब देखो आरबीआई बड़ी कोशिश कर रहा है इसको कंट्रोल करने की। अब वेदर इट इज गुड और बैड वो आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है, बट आरबीआई काफी बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक चुका है रुपये को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई ओपन मार्केट में जाके डॉलर सेल कर रहा है, मतलब इनके पास जो डॉलर रिजर्व्स है उसको बेच रहा है ताकि रुपये की वैल्यू बढ़ जाए। बट ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ की स्पेकुलेशन चल रही है ज्यादा। लोगों को लग रहा है कि भाई जो रुपया है वो डिक्लाइन करेगा, तो लोग रुपया बेच रहे हैं एंड डॉलर खरीद रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट अब आरबीआई ने क्या किया, ये जो टाइप की स्पेकुलेटिव डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटी थी इसको जाके उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा प्राइसेस को कंटेन करने के लिए इंडिया काफी हिट ले रहा है ऑन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। उन्होंने जो कस्टम ड्यूटी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे उसको घटा रहे हैं, जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर उसको घटा रहे हैं। तो अगर आपका टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो भी ये माना जाएगा कि आपकी जो करेंसी है वो वीकन हो रही है। देखो ये तो थे डोमेस्टिक इश्यूज, अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। ऑलरेडी जो अमेरिकन टैरिफ्स थे वो हमको इतना अफेक्ट कर रहे थे, अब इसके बाद तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हालत खस्ता हो रही है एंड ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हो रही है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। क्योंकि देखो सबसे पहले तो कॉस्ट बढ़ जाएंगे, फ्यूल बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, तो जो भी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बना रही है, जो भी सामान बना रही है वो भी महंगा हो जाएगा। महंगा होगा तो लोग उतनी ही खरीदारी करेंगे जितनी उनको जरूरत है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफी बड़ा क्राइसिस फील कर रही है। 174 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बताई जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ये भी बता रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ द गैस शॉर्टेज जो मोरबी में टाइल्स इंडस्ट्री है वहां पे बेसिकली सिरेमिक और टाइल्स ये सब बनता है काफी मोरबी में, क्योंकि क्ले है अवेलेबल वहां पर। तो वो वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी बड़ा हिट ले रही हैं, क्योंकि गैस चाहिए होती है इनको अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, चाहे वो टाइल हो, चाहे जितने भी आपके बाथरूम में जो फिटिंग्स वगैरह बनती हैं ये भी सिरेमिक इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। बिकॉज गैस एक तो पहले मिल नहीं रही थी, किसी तरह मिली गैस तो उन्होंने फिर से चालू किया, तो इनको पीएनजी मिल रही है अब एज अपोज टू पहले आई गेस नेचुरल गैस मिल रही होगी। तो
ये जो पीएनजी के प्राइसेस हैं ये बढ़ चुके हैं बाय 40%। तो ये दो चीजों से बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सबसे पहले तो गैस के प्राइसेस इतने बढ़ गए तो फिर जो भी सामान वो बनाएंगे वो महंगा हो चुका है, ठीक है। दूसरा, ये जो पीएनजी है ये जनरली दिया जाता था लोगों के घरों में, तो अब सॉर्ट ऑफ कंपटीशन हो रहा है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं। तो बेसिकली दोनों के लिए मुश्किल हो रही है ये, क्योंकि दोनों तरफ मार खानी पड़ रही है एक्सपेंसिव गैस की।